वेलकम टू ज्ञानमार्ग। लास्ट लेक्चर में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 5 स्टेप्स देखे थे, जिसमें स्टेज देखे थे, 5 स्टेज, जिसमें से फर्स्ट स्टेज था कि नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। सेकंड स्टेज था जो लेजिस्लेटिव असेंबली उन्होंने बनाया था। थर्ड स्टेज था नेशनल कन्वेंशन। फोर्थ स्टेज डायरेक्टरी था जो कि 5 मेंबर्स का था। और जो लास्ट स्टेज था जो कि 1795 से 1799 तक था, वो कंसुलेट वाला स्टेज था जिसमें 3 मेंबर थे। और उसमें एक नेपोलियन था जो कि हेड ऑफ कंसुलेट था। तो आज हम नेपोलियन के रूल और उसकी पॉलिसी और उसकी जो डिक्लाइन हुआ और उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड पे, तो ये पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो इसके पहले हम ये दो टॉपिक सेपरेट देख लेते हैं कि वुमन का फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या रोल था। तो बिफोर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वुमन जो थी वो होम मेकर थी, और वो ज़्यादा पढ़ती भी नहीं थी। एक्टिव पार्टिसिपेशन एजुकेशन में भी नहीं था। और उनका वेज मैन से काफ़ी लो हुआ करता था, वेज यानी कि वेतन। आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन वो एक्टिव पार्टिसिपेट हो गई इन रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, एंड ऑल्सो दे आर एमिंग टू गेट मोर एजुकेशन। हालांकि वो पैसिव सिटीजन की तरह ही उनको नेपोलियन भी ट्रीट करता था। फिर एक था कि उनमें एज ऑफ कंसेंट यानी कि मैरिज जो था, वो विदाउट कंसेंट अगर जो करते तो वो इलीगल कहा जाता था, और उनको डाइवोर्स का भी लीगल हक मिल गया। और काफ़ी स्कूल्स भी उनके लिए क्रिएट की गई और एजुकेशन भी गर्ल्स के लिए कंपलसरी बनाया गया। तो अब आउटकम ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर वुमेन अच्छा रहा। एक था कि फिलोसोफर का क्या आउटकम था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। तो द इन्फ्लुएंस जो था वो पब्लिक ओपिनियन पे इन्फ्लुएंस फिलोसोफर करते थे, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था कि वो कैटलिस्ट की तरह काम करते थे। वो पीपल को इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते थे। हालांकि वो सोशल रिफॉर्म के लिए खड़े होते थे, वो रिवॉल्यूशनरी नहीं थे। वो जो वायोलेंस को सपोर्ट नहीं करते थे। और ऑल्सो दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन रिवॉल्यूशन डायरेक्टली, बट इनडायरेक्टली वो इन्फ्लुएंस करते थे रिफॉर्म के लिए लोगों को। तो ये होगा रोल ऑफ फिलोसोफर। अब स्टार्ट करते हैं नेपोलियन से। कि ये जो नेपोलियन थे, इनको ऐसा भी बोला जाता है कि ये चाइल्ड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन है। और इनके एम्परर बनते ही एंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया। और एक ऐसे भी यूपीएससी में पीवाईक्यू में पूछा गया था कि हिस्ट्री रिपीट्स itself, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज ट्रांस। तो ये भी हम देखेंगे कि इसको फ्रेंच रिवॉल्यूशन से कैसे रिलेट कर सकते हैं। तो ये जो नेपोलियन था, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हो रहा था तभी इनका इमरजेंस भी हुआ। एक इट, इटालियन इटालियन कैंपेन में इनका सक्सेस हो गया, तो इनकी नामना भी काफी ज्यादा बढ़ गई। फिर 1799 में कंसुलेट के जो वो हेड बने। फिर 82 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया सब लोगों के बीच, क्योंकि उनकी पॉलिसी सबको काफी अच्छी लगी। तो इससे उन्होंने एक रेफरेंडम कराया। तभी उन्होंने कंसुलेट फॉर द लाइफ, इस इसके लिए उन्होंने रेफरेंडम कराया और सबने पास भी कर दिया। 99% लोगों ने इनके फेवर में वोट दिया। तो वो 1802 में, यानी कि 1802 में कंसुलेट फॉर लाइफ बन गए। और 1804 में वो एम्परर बन गए। तो ये था नेपोलियन का पूरा एम्परर बनने तक का सफर। तो क्वेश्चन ये आता है कि नेपोलियन के रिफॉर्म क्या थे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या थे, और उनकी पॉलिसीज क्या थी। तो नेपोलियन ने काफी कुछ पॉजिटिव स्टेप भी उठाए थे और उनके कुछ नेगेटिव स्टेप्स भी थे।
हालांकि नेपोलियन जो थे उन्होंने सेंट्रलाइज कंट्रोल करने को देखा पूरे फ्रेंच टेरिटरी को। उन्होंने इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं पेस्टल अप्रोच से पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म और लीगल रिफॉर्म ऐसे भी देख सकते हैं। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म में सबसे पहला ऐसा है कि उन्होंने सबको इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी दी लेकिन लिबर्टी नहीं दी। तो इसका कुछ मतलब नहीं हुआ क्योंकि आम्बेडकर साहब ने, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ने भी यही बोला था कि फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी तीनों साथ में होनी चाहिए। अगर एक भी नहीं है तो बाकी दो का कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेपोलियन ने सबको इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी तो दी लेकिन लिबर्टी नहीं दी क्योंकि वो सबको अपने कंट्रोल में करना चाहता था। इसलिए उसने सबको लिबर्टी नहीं दी। फिर एक है कि जो इलेक्शन के बदले उन्होंने सिलेक्शन की पॉलिसी अपनाई। यानी कि जो मेंबर थे अपने, जो काउंसिल के, उसको उन्होंने पहले इलेक्शन हुआ करता था उसके बगैर उन्होंने सिलेक्शन की पॉलिसी अपनाई। तो वो कंट्रोल सेंट्रलाइज करना चाहते थे। फिर एक ये है कि उन्होंने कॉन्कोर्डम की पॉलिसी अपनाई जिसमें वो बिशप जो थे उनको प्रीस्ट को अपॉइंट करने के लिए बोलते थे और उनकी जो फाइनेंशियल मैटर थी उनको भी वही एडमिनिस्टर करने के लिए बोलते थे, जिससे वो जो बिशप यानी कि प्रीस्टली क्लास थे उनका सपोर्ट पाना चाहता था नेपोलियन। तो ये हो गया उनकी एक पॉलिसी। फिर उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या रिफॉर्म लाया, तो इकोनॉमिक पॉलिसी में उन्होंने बैंक ऑफ फ्रांस को स्टार्ट किया। और दूसरा ये है कि जो पहले टैक्स कलेक्ट किया जाता था उनको वेरी इफेक्टिवली कलेक्ट किया गया, जिससे टैक्स के रेवेन्यू में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो इकोनॉमिक पॉलिसी वो पॉजिटिव एस्पेक्ट था, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट में जो लिबर्टी उन्होंने नहीं दी वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट था। फिर ये जो बिशप वाला था कि प्रिस्टली क्लास को उन्होंने जो सत्ता दी थी वो भी एक नेगेटिव पॉइंट था। सोशली क्या इम्पैक्ट रहा उनका, सोशली इम्पैक्ट में ये था कि उन्होंने वुमन को मैन के इंफीरियर अपनाया। मतलब वुमन को मैन के इंफीरियर वो देखते थे। तो इसकी वजह से वुमन को एजुकेशन देना भी वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं समझते थे। हालांकि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने सेक्युलरिज्म और जो मॉडर्न एजुकेशन है उनको काफ़ी सपोर्ट किया हुआ है। और लीगल एस्पेक्ट में ये है कि उन्होंने नेपोलियन कोड बनाए थे जो कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट उनका हम रिफॉर्म मानते हैं। नेपोलियन कोड में क्या था कि उन्होंने सिविल, फिर क्रिमिनल और कॉमर्स के जो कोड थे उनको कोडिफाई किया हुआ था, जिसमें उन्होंने सेपरेशन ऑफ चर्च फ्रॉम स्टेट किया हुआ था और सभी जो लोग थे उनको ऑक्यूपेशन की फ्रीडम दी गई थी और सभी मैन को इक्वालिटी का स्टेटस, यानी कि ऑल मैन शुड बी ट्रीटेड इक्वली अंडर द लॉ, ऐसा उन्होंने बोला था। हालांकि यहाँ भी देखने को मिलता है कि ऑल मैन लिखा हुआ है, कहाँ भी उन्होंने वुमन को मैन के इक्वली ट्रीट नहीं किया था और वुमन को वोट का अधिकार भी नहीं दिया था और वुमन को इंफीरियर टू मैन मानते थे। चाइल्ड और अनमेरिड वुमन को सिर्फ कुछ ही राइट्स उन्होंने दिए थे। तो उनके सोशल रिफॉर्म ये थे। और ये कॉन्कॉर्डेट, जो कि हमने पहले भी देखा कि जो बिशप थे उनको प्रीस्टली क्लास को अपॉइंट करने के लिए बोलते थे वो। और एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि उन्होंने पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि पीडब्ल्यूडी का इस्टेब्लिशमेंट किया, जिससे क्या होता था कि वो रोड और ट्रांसपोर्ट की कम्युनिकेशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते थे, जिसकी वजह से नेपोलियन की आर्मी को
फैसिलिटेट करना ज़्यादा इजी हो जाता था और वॉर में वो ज़्यादा जल्दी पहुंच जाते थे और उनको उनका पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलता था और ट्रेड कॉमर्स के लिए भी उन्होंने उनको वो काम लगता था। तो नेपोलियन के सक्सेस के पीछे राज क्या था? तो यही एक राज था कि पॉजिटिव में उन्होंने नेपोलियन कोड दिया था। फिर ये था कि बैंक ऑफ फ्रांस और टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करते थे। पीडब्ल्यूडी का जो उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था उससे कॉमर्स और ट्रेड ज़्यादा बढ़ रहे थे। नेगेटिव इम्पैक्ट में ये है कि उन्होंने वुमन को इंफीरियरली ट्रीट किया था और एक ये है कि फ्रेटर्निटी इक्वालिटी दी थी लेकिन लिबर्टी नहीं दी थी। फिर इकोनॉमिक में भी अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट था लेकिन सोशली जो वुमन उनको राइट्स और चिल्ड्रन को राइट्स नहीं दिए थे। और एक सबसे इम्पोर्टेंट नेगेटिव एस्पेक्ट था, वो था कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन। वो क्या था? कॉन्टिनेंटल सिस्टम में ऐसा था कि जो ब्रिटेन जाने वाली शिप, अगर कोई शिप ब्रिटेन को टच कर देती है, ब्रिटेन के किनारे को, तो उसको सीडेड करने के लिए यानी कि उसको सीज करने के लिए नेपोलियन हकदार था, ऐसा बताते हैं। तो किसी भी कंट्री को कंट्रोल में करने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पॉलिसी अपनाते हैं। जैसे कि डायरेक्ट में उस पर हमला कर देना और इनडायरेक्ट में उस पर सैंक्शन यानी कि सैंक्शन लगाते हैं इकोनॉमिक, जिससे उनके ट्रेड कॉमर्स पर इफेक्ट होता है। तो नेपोलियन ने ये दूसरा जो इकोनॉमिक सैंक्शन वाला पैतरा अपनाया, जिसको एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम भी बोला जाता है। इससे क्या इफेक्ट हुआ कि ये पूरा जो ट्रेड कॉमर्स हो रहा था ब्रिटेन से, तो वो इम्पैक्ट होता है उसका। हालांकि जो फ्रांस के आजू बाजू में जर्मनी और पोलैंड वगैरह थे, वो नेपोलियन के इन्फ्लुएंस में थे, इसलिए वो भी डायरेक्टली तो ब्रिटेन से जो ट्रेड कॉमर्स नहीं करते थे, लेकिन वो ब्लैक काला काला बाजारी से उसको इन्फ्लुएंस कर दे, जिससे वो टैक्स जो मिलना चाहिए था जो स्टेट को, वो नहीं मिलता था। जैसे आज दारू की जो काला बाजारी होती है, उससे स्टेट को टैक्स तो नहीं मिलता है, लेकिन जो 100 रुपए में चीज़ मिलनी चाहिए वो 1000 रुपए में बिकती है। और काला बाजारी होती है यानी कि 100 रुपए की चीज़ 1000 में बिकती है, तो 700 रुपए की काला बाजारी होती है और 200 रुपए लोग को मिलते हैं और 100 रुपए की चीज़ होती है। तो इससे स्टेट को टैक्स नहीं मिलता है। तो इसी वजह से स्टेट को भी नुकसान होता है और लोगों को भी जो चीज़ 100 की थी वो 1000 रुपए में मिलती है। तो इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ता है। हालांकि ब्रिटेन के पास अच्छी खासी शिप, मॉडर्नाइज शिपमेंट थी, तो ब्रिटेन को ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम से कम इफेक्ट हुआ, लेकिन फ्रांस को उसका ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि जो फ्रांस के बगल में था स्पेन और स्पेन के बाजू में था पोर्टुगल, तो पोर्टुगल और ब्रिटेन के बीच एक मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ। हमने इंडिया की हिस्ट्री में भी देखा है कि बॉम्बे को पोर्टुगल के राजा ने मैट्रिमोनियल अलायंस में दहेज में ब्रिटेन के राजा को बॉम्बे डाउरी में दे दिया है। तो मैट्रिमोनियल अलायंस की वजह से उनके बीच रिलेशन काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो इसकी वजह से ये जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था उसका पोर्टुगीज, ये पोर्टुगल था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उसकी वजह से अब नेपोलियन स्पेन के थ्रू पोर्टुगल पे अटैक करना चाहता था। हालांकि स्टार्टिंग में वो सक्सेसफुल हुआ, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ब्रिटेन की मदद से पोर्टुगल और ब्रिटेन साथ में रह के उनका कड़ी सामना किया। तो नेपोलियन इससे उसको सक्सेस न मिलने के कारण उसने स्पेन के जो राजा थे उनको हटाकर अपने भाई को वहाँ पे राजा बना दिया और अटैक करने के लिए, पोर्टुगल पे अटैक करने के लिए
आगे सेना भेजी। हालांकि स्पेन के जो सिविलियन थे उन्होंने ये राजा को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो इसके कारण स्पेन अल्सर भी बोला जाता है इस इवेंट को, क्योंकि अल्सर में क्या होता है कि आप खा भी नहीं सकते और खाए बिना रह भी नहीं सकते। इस तरह नेपोलियन भी वहाँ पे कंफ्यूज हो गया था और सिचुएशन में फंस गया था कि अभी वो राजा है जो स्पेन का राजा है, उससे जीत भी नहीं सकते और उसके ब्रदर को रखा है, तो वो सिविलियन एक्सेप्ट भी नहीं करते। इसकी वजह से प्रॉब्लम हो गया। बाद में क्या है कि एक जो नेपोलियन की गलती भी मानी जाती है वो है कि नेपोलियन ने रसिया के ऊपर बाद में अटैक कर दिया, जो कि रसिया में काफ़ी ठंड पड़ती है, तो वहाँ पे जो नेपोलियन की आर्मी थी उसको खाना भी नहीं मिला, तो काफ़ी लोग वहाँ पे मर भी गए। हालांकि नेपोलियन उसमें से बचने के बच निकला, उसमें सक्सेसफुल हुआ और उसकी लाइफ बच गई, लेकिन उसमें उसकी भी काफ़ी मानहानि हुई। तो एक बाजू था फ्रांस यानी कि नेपोलियन, और उसके सामने था रसिया, प्रसिया, ऑस्ट्रिया, फिर ब्रिटेन और पोर्टुगल। तो ये वॉर ऑफ स्टेट हुआ, जिसको एक बैटल का नाम भी बोले जाता है। इस बैटल को बैटल ऑफ लिप्जिग बैटल ऑफ लिप्जिग भी बोलते हैं, जो 1813 में हुआ था, जिसमें नेपोलियन की डिफीट हो जाती है। बाद में 2 साल के बाद नेपोलियन फिर से फ्रांस में वापस आ जाता है, लेकिन फिर से इस 5 शहर के सामने ही वॉर होता है, जिसको बैटल ऑफ वाटरलू बोलते हैं, जिसमें नेपोलियन की कड़ी हार होती है और उसको सेंट हेलेना आइलैंड में भेजा जाता है। तो इसके बाद क्या है कि वो 51 साल की एज में मर जाता है। तो ये था फ्रांस का पूरा हिस्ट्री और नेपोलियन का पूरा हिस्ट्री, जहाँ पे वो एम्परर भी बन जाता है और बाद में मर भी जाता है। तो पीवाईक्यू यूपीएससी में ऐसा आया था कि हिस्ट्री रिपीटेड सेल्फ, यानी कि हिस्ट्री में क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबने एम्परर के सामने जो रिवॉल्यूशन किया कि मोनार्की को दूर करके रिपब्लिक को इस्टेब्लिश करने के लिए ये रिवॉल्यूशन बना था। तो फिर रिवॉल्यूशन में एक चाइल्ड जन्मा, उसका नाम था नेपोलियन, उसने बाद में फिर से एम्परर ही बन गया, यानी कि एम्परर के बाद रिपब्लिक बना, रिपब्लिक के बाद फिर एम्परर बन गया। तो हिस्ट्री रिपीट इट सेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज ट्रांस। तो हिस्ट्री रिपीट ही हो जाती है, आदमी कुछ सीखता नहीं है इसमें से। ये एक पीवाईक्यू में ऐसे में आया हुआ था, जिसमें इसका एग्जाम्पल अच्छी खासी तरह से फिट हो जाता है। तो ये था पूरा नेपोलियन, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट। अभी ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, इसका पूरा पॉजिटिव इम्पैक्ट यह है कि पॉलिटिकल में लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, डेमोक्रेटिक सेकुलरिज्म की भावना पूरे विश्व में भी फैली, और वहाँ पे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों में इम्पैक्ट उसका हुआ। फिर एक था नेपोलियन कोड, जो कि जो कोडिफाई किया सिविल, क्रिमिनल और कमर्शियल लॉज को, और सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और लेजिस्लेचर एक और उसका आउटकम निकला। फिर सेक्युलरिज्म यानी कि चर्च और स्टेट को एक दूसरे से अलग रखना। फिर जो लेबर लॉ, उसका भी एक आउटकम निकला है। तो ये वर्ल्ड और यूरोप दोनों को इम्पैक्ट